अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मुबश्शिर आबाद हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस किया था। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें पता है कि दुनिया में मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। न सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं बल्कि उनके साथ साथ लाखों की तादाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ फीचर्स हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी खुसूसियात हैं, जिनकी बेसिस पे हम उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट शो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो फीचर है वो है पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन एलिमेंट है या कह लें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बैकबोन है वो कार्बन है। अब कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट कैसे है? अगर हम कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। जब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो के शेल में हमारे पास आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में हमारे पास आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे एलिमेंट की तरह कार्बन की भी ये कोशिश होती है कि वो अपना वैलेंस शेल या जिसे हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं वो उसको कंप्लीट करे और स्टेबिलिटी गेन करे। अब कार्बन को अपना वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल है। इसका मतलब उसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अपनी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन क्या करता है? 2 तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है। अगर हम उसकी पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। कार्बन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करके बॉन्ड बना के बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कैटिनेशन की, तो कैटिनेशन की डेफिनेशन है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कि कार्बन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाकर लिंक करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो दुनिया में लाखों की तादाद में पाए जाते हैं उसकी एक मेन रीजन भी कैटिनेशन है, क्योंकि कार्बन जब दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ता है तो इस तरह वो क्या करता है? बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। अगर हमारे पास एक कार्बन है तो ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ता है, इसी तरह नेक्स्ट कार्बन थर्ड कार्बन के साथ, इस तरह ये आपस में बॉन्ड बना के बड़े बड़े स्ट्रक्चर चेन वाले बड़े बड़े चेन वाले स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कैटिनेशन है, कैटिनेशन ही मेन रीजन है जिसकी वजह से दुनिया में लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब कार्बन एटम ना सिर्फ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है बल्कि कार्बन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्डिंग भी बना सकता है। मल्टीपल बॉन्डिंग, चूंकि कार्बन क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन के अंदर यह कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है। इसी तरह कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड भी बन सकता है। इसी तरह कार्बन एटम अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन ना सिर्फ अपने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है बल्कि कार्बन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट है लाइक ऑक्सीजन,
कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह कार्बन क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी ये जो मल्टीपल बॉन्डिंग वाली कैपेबिलिटी है वो भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से अब तक दुनिया में लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं। तो कार्बन क्या करता है, अपनी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कैटिनेशन और मल्टीपल बॉन्डिंग की मदद से हमें लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाकर देता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की दूसरी प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी इन बिहेवियर। चूंकि दुनिया में लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, हम सेपरेटली बारी बारी हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, अगर हम कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, सिमिलरिटी इन बिहेवियर, हमें पता है कि दुनिया में लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, तो हम हर एक कंपाउंड को बारी बारी सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप्स या सीरीज या फैमिली कह लें कि उनको फैमिलीज में डिवाइड करते हैं, और जब हम उनको फैमिली या सीरीज में डिवाइड करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ये होमोलोगस सीरीज है। मतलब कि एक सीरीज के अंदर जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। मतलब कि अगर हम एक सीरीज में से 2 से 3 कंपाउंड जो हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर लें तो हम उस पूरी सीरीज में, उस फैमिली में जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट है, हम उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कंपाउंड को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, हम कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इस तरह आपके पास जो फैमिली बनती है उसे हम कहते हैं अल्केन। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इससे जो आपके पास फैमिली बनती है या कह लें कि सीरीज बनती है उसे हम कहते हैं अल्कीन। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसके साथ जो हमारे पास फैमिली बनती है उन्हें हम कहते हैं अल्काइंस। हमें पता है कि कार्बन न सिर्फ अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है बल्कि कार्बन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट हैं या एटम्स हैं उनके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। अगर कार्बन क्या करे, कार्बन ने अपना बॉन्ड बनाया वो किसके साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो इस तरह हमारे पास फैमिली बनती है अल्कोल्स। अगर हम अल्केन की एग्जांपल की बात करें तो इसका जो पहला मेंबर है उसे हम कहते हैं मीथेन, CH4। मीथेन के बाद अल्केन फैमिली में सेकंड नंबर पे आता है इथेन। इथेन के बाद जो उसका नेक्स्ट मेंबर है वो है प्रोपेन। इसी तरह जब हम अल्कीन की बात करते हैं, अल्कीन की फैमिली की बात करते हैं तो उसका पहला मेंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम कहते हैं इथेन। इथेन के बाद जो नेक्स्ट मेंबर आता है प्रोपीन। इसी तरह आगे ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। अल्काइंस की बात करें तो इसका पहला मेंबर है इथाइन, उसके बाद आता है प्रोपाइन और इस तरह आगे सो ऑन। जब हम अल्कोहल्स की बात करते हैं तो इसका पहला मेंबर है मेथनॉल, इसी तरह इसका सेकंड मेंबर है एथेनॉल और इस तरह सो नीचे चलता जाता है। अब अगर हम क्या करें, इस सीरीज में से अल्केन की एग्जांपल है। अल्केन का पहला मेंबर मीथेन, सेकंड इथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो अगर हम क्या करें, इसमें से 2 या 3 कंपाउंड को स्टडी कर लें तो हम ओवरऑल अल्केन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं।
तो इससे ये जाहिर होता है, साबित होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके सेम फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे उनकी जो मतलब के सिमिलरिटी है, उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है, उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं अगर उनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो। तो इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बिहेवियर में सिमिलरिटी शो करते हैं। आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तीसरी प्रॉपर्टी, आइसोमरिज्म। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आइसोमरिज्म है क्या। आइसोमरिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करें, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। अब उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि जब हम उनका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करते हैं तो हम उनमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो डिफरेंट शो करते हैं। तो अगर कंपाउंड्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी हो कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला या जो उनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी आइसोमरिज्म की फीचर प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या करते हैं? आइसोमरिज्म वाला बिहेवियर शो करते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं पेंटेन। पेंटेन पेंटेन का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें C5H12। अब हम इसका जब स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करेंगे तो पहली पॉसिबिलिटी में हम क्या करेंगे कि कार्बन, अगर पेंटेन के फार्मूले में 5 कार्बन प्रेजेंट है तो हम 5 के 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में जोड़ते हैं। इस तरह अगर हम कार्बन एटम्स को 5 के 5 कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में जोड़ दें तो ऐसी चेन को हम कहते हैं नॉर्मल चेन और इसे हम नाम देंगे नॉर्मल पेंटेन मींस एन पेंटेन। इसी तरह जब हम पेंटेन का दूसरा स्ट्रक्चर फार्मूला मींस हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 5 कार्बन है, अगर हम 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में ड्रा करें और जो हमारे पास 5वां कार्बन है उसको हम ब्रांच में लगा दें तो इस तरह जो हमारे पास कंपाउंड बनता है या जो आइसोमर्स बनता है उसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन। क्योंकि जहां पे भी ब्रांच प्रेजेंट होती है, ब्रांचिंग प्रेजेंट हो, वहां पे हम आइसो का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम अरेंजमेंट इस तरह करें कि 5 कार्बन में से एक कार्बन दरमियान में, बाकी 4 कार्बन हम साइडों पे ड्रॉ कर दें, सेंट्रल कार्बन के साथ बाकी 4 कार्बन का बॉन्ड बनाएं, तो इस तरह जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं न्यू पेंटेन। तो पेंटेन की एग्जांपल से हमें क्लियर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, फॉर एग्जांपल बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमॉलिक्यूल में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरह प्रोटीन्स,
लिपिड्स, इसके अलावा अगर हम कह लें कि डीएनए, और इसके अलावा 5वें नंबर पे हम कह लें आरएनए। जब हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये, अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं प्रोटीन्स की, अब प्रोटीन्स बनता है अमाइनो एसिड से। जब हम अमाइनो एसिड्स को आपस में पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जोड़ते हैं, उनमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके उनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तब आपके पास जाके बनता है प्रोटीन्स। मतलब कि आप अमाइनो एसिड्स को, बहुत सारे अमाइनो एसिड को आपस में कंबाइन करोगे, तब जाके आपके पास प्रोटीन बनेगा। इस तरह प्रोटीन का जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, उसको समझना टफ होगा। इसी तरह अगर हम बात कर ले स्टार्च की, स्टार्च, स्टार्च का अगर फार्मूला देखें C6H10O5 होल N। अब N यहाँ पे शो करता है नंबर्स को। नंबर यहाँ पे सेवरल 100 से लेकर सेवरल 1000 तक हो सकता है। अगर हम अपने पास से कंसीडर करें कि हम यहाँ पे N को रिप्लेस करते हैं 1000 से, तो जब हम 1000 को कार्बन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कार्बन बनेंगे 6000। इसका मतलब जब आप 6000 कार्बन को ड्रॉ करोगे तो इमेजिन करें कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या करते हैं, जब उनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो वो अपने स्ट्रक्चर्स में कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की 5वीं प्रॉपर्टी, नॉन आयोनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन एलिमेंट है वो कार्बन है, और कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब उसको अपना आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब कार्बन के पास 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते। सेकंड पॉसिबिलिटी उसके पास ये है कि कोई दूसरा एलिमेंट या एटम उसको क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करे। तो पहली पॉसिबिलिटी, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एट अ टाइम कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, इसको दे सके। तो कार्बन के पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है। इस तरह शेयरिंग की वजह से जो आपके पास बॉन्ड बनता है, फर्ज करें कि कार्बन क्या करता है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। इस तरह 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ वो क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उनमें कोवैलेंट नेचर होती है। कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा जो दूसरा बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड। जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम उस डोनेट होने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इस तरह डोनेशन और एक्सेप्टेंस से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। लेकिन चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें टोटली प्रेजेंट होता है कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। शेयरिंग की वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उसमें जो बिहेवियर है वो कोवैलेंट नेचर है, उसमें नॉन आयोनिक नेचर है, उसमें आयनिक बिहेवियर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, नॉन आयोनिक होते हैं। क्योंकि इनके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते, आयंस प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता, बल्कि इनमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखें तो वो है सॉल्युबिलिटी। 9th क्लास से हम एक रूल पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, कि ऐसी सब्सटेंसेस जो सेम नेचर की होती हैं वही सब्सटेंसेस आपस में एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर पोलर सब्सटेंसेस हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होती हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होती हैं। चूंकि ऊपर वाली प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोवैलेंट नेचर शो करते हैं, इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से वो क्या करते हैं, मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, या फिर हम कह लें कि आयोनिक सॉल्वेंट्स। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है वाटर। वाटर के अंदर मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनसॉल्युबल होते हैं। अगर वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है तो फिर ये डिसॉल्व किसके अंदर होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट नेचर होने की वजह से हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, नॉन आयोनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। अगर हम नॉन आयोनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है ईथर, पेट्रोलियम, बेंजीन एक्सेट्रा। क्योंकि ये जो मैंने तीन लिखे हैं सॉल्वेंट, ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट नेचर होने की वजह से, नॉन आयोनिक नेचर होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मींस ईथर, पेट्रोलियम, बेंजीन या इस तरह के जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लास्ट प्रॉपर्टी या फीचर कह लें रेट्स ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है, और इसमें से जो हमारे पास यील्ड हमें मिलती है या कह लें कि जो हमें एंड पे प्रोडक्ट मिलती है वो लो होती है। अब इसकी क्या रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर हमने इनके रिएक्शन मतलब कि इनको किसी दूसरे कंपाउंड के साथ इनका रिएक्शन करवाना है तो इनमें ऑलरेडी जो कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है हमें वो बॉन्ड तोड़ना है। जब वो बॉन्ड टूटेगा तभी जाके क्या करेंगे, ये केमिकल रिएक्शन शो करेंगे और इनमें नए बॉन्ड बनेंगे। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। और दूसरी रीजन ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मॉलिक्यूलर नेचर शो करते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से जो इनके केमिकल रिएक्शंस का रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, और आपको जो लास्ट पे फाइनल प्रोडक्ट मिलती है या फिर कह लें कि यील्ड मिलती है वो क्या होती है, बहुत लो होती है। उम्मीद है इस लेक्चर से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फीचर से रिलेटेड टॉपिक है वो उससे रिलेटेड आपका जो सारा कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। थैंक यू।